हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2026 की तैयारी के लिए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए आपका पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी बेस पर आधारित एनसीईआरटी के बेस पर आधारित आपका इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का पूरा ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्लास होगा। इसमें हम लोग एक-एक पॉइंट को जो है वह एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा कंटेंट क्लास है आपका ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी का, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सारे जो है एनसीईआरटी के टॉपिक है, उसी से आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित आपको पूरा ये कंटेंट मिलेगा। बहुत ही लाजवाब वीडियो होगा दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल में आपका पहला जो अपना चैप्टर है, टॉपिक है, वो है आपका परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। परिवार क्या होता है? देखिए, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं जिनको कि हम एकल परिवार कहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या यूं कहें कि नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो वो क्या है? एक ज्वाइंट फैमिली है, एक संयुक्त परिवार है। और एकल फैमिली में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं तो वो आपका एक सिंगल फैमिली है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। जो कैसा है? तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला है आपका परिवार और मित्र, दूसरा है आपका भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है आपकी यात्रा और छठवां है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये बातें कौन कहता है? ये एनसीएफ 2005 का कहता है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। चलिए दोस्तों, पहला है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। परिवार एवं मित्र की जो उप थीम है वह क्या है? तो वो उसमें आता है आपका संबंध कैसा होगा, कार्य कैसे होंगे, खेल होंगे, जानवर होंगे और पौधे होंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे क्या है? ट्री और प्लांट्स। पेड़ हम किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं? पेड़ जो होते हैं ये पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे क्या कहते हैं, ट्रंक भी कहा जाता है। इनमें शाखाएं भूमि से यानी कि जमीन से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे कि इसके आधार पे कौन कौन से वृक्ष आएंगे, तो उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो नीम का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ, बरगद हुआ, जामुन का पेड़, कटहल, ये सभी पेड़ जो है ये वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। अब सेकंड पॉइंट अपना कहता है कि झाड़ी किसे कहते हैं? श्रब्स यानी कि झाड़ी। झाड़ी किसे कहेंगे? तो झाड़ी जो होते हैं ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता है। क्या? एक केंद्रीय तना नहीं होता है। इनमें शाखाएं जो है वो तने के आधार के पास से यानी कि भूमि के पास से निकलती हैं। इसकी कई शाखाएं होती हैं जो जमीन के करीब होती हैं। जैसे कि इसके उदाहरण के लिए कौन से पौधे होंगे? तो इसमें जो है आपकी पौधे आते हैं झाड़ियों में, वो आप जैसे गुलाब का पेड़ देख सकते हैं, गुलाब का फूल का जो पेड़ होता है, मेहंदी का जो पेड़ होता है, गुड़हल का फूल का जो पेड़ होगा वो, नींबू का पेड़, धनिया का पेड़, बोगनविलिया, नागफनी, ये सब क्या है? ये सब आपके श्रब्स यानी कि झाड़ी इसको बोलते हैं। ये झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं ये पौधे। अब तीसरा आता है आपका साग यानी कि हर्ब्स। साग क्या होता है? साग जिसको बोलते हैं गाँव में साग बोलते हैं। तो साग क्या होता है? देखिए, इनका आकार छोटा होता है, इनका तना जो होता है वो बिल्कुल कोमल और हरा होता है, इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं।
जैसे कि पालक का साग आप खाते होंगे, सरसों का साग है, गेहूं है, बैगन है, पुदीना है, धान है। ये सब किस में आता है? ये हर्ब्स में आएगा, यानी कि शाक में आता है। तो आपको अभी तक वृक्ष, झाड़ी, साग समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटो में जैसा आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? वृक्ष इसको कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से बड़ा है, और इसका ट्रंक यानी कि ये इसका तय क्या है? इसका ट्रंक है, यानी कि लंबा है, सिंगल है, स्ट्रांग है, वुड ट्रंक है। झाड़ी किसको बोलेंगे? जैसे कि ये देखिए, ये झाड़ी है, ये झाड़ी है। झाड़ी जो होता है वो मीडियम साइज का होता है, 1 से 5 मीटर तक होता है। जैसे इसमें मल्टीपल वुडी और स्टीम फ्रॉम बेस, ये आपके झाड़ी में आते हैं। साग क्या होते हैं? जैसे कि इसका देखिए, ये साग में आता है, ये साग है। ये स्मॉल साइज का होता है, लगभग 1 मीटर लंबा होगा अधिकतम। सॉफ्ट होगा, ग्रीन इसकी जो है झाड़ियाँ होंगी, इसके जो स्टीम होंगे। तो ये जो है आपका ये नॉन वुडी, यानी कि ये इसका लकड़ी उकड़ी नहीं बनता है। तो ये दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, ये वृक्ष हो गया, ये झाड़ी हो गया, ये आपका साग हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है अपना घास। घास क्या होता है? घास दोस्तों, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद करके निकाला जा सकता है। जैसे कि घास, आपने अब जमीन पे जो घास से होती है तो सब जाहिर सी बात है सभी लोग देखे होंगे। अब आते हैं दोस्तों, अपना अगला पॉइंट है पौधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट। पौधे कैसे होते हैं? तो पौधों के कुछ प्रकार को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका पहला आता है विसर्पी लता, यानी कि क्रीपर प्लांट। क्रीपर प्लांट, विसर्पी पौधे कैसे होते हैं? देखिए, जिन पौधों का तना काफी कमजोर होता है, क्या होता है? जिन पौधों का तना काफी कमजोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते और जमीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं, यानी कि क्रीपर प्लांट कहते हैं। जैसे कि कद्दू, यानी कि कोहड़ा, गांव में कोहड़ा बोलते हैं। तो कद्दू का जो आपका पेड़ होगा, यानी कि जो उसके तना होगा, वो क्या होता है? बहुत कमजोर होता है, उसको कभी भी हाथ से आप तोड़ सकते हैं, कोई भी तोड़ सकता है। खरबूजे का तना हुआ, लौकी का तना हुआ, तरबूज हुआ, शकरकंदी हुआ, तो ये सब क्या है? इसको ये विसर्पी लता होते हैं। चलिए, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आरोही लता, यानी कि क्लाइंबर प्लांट। आरोही लता, आरोही लता में कौन से आते हैं? आरोही लता में कि ये वे पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, जैसा कि विसर्पी लता में भी तना कमजोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका मटर का पेड़ हुआ, खीरा हुआ, अंगूर हुआ, करेला हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये सब क्या है? इनका खुद का तना तो कमजोर होगा, लेकिन ये किसी पेड़ या किसी डंठल के सहारे ऊपर आगे बढ़ जाएंगे और वहीं पे जाके ये अपना फल देते हैं। तो आरोही लता और आपका विसर्पी लता, ये दोनों आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे पौधे हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना पौधे की संरचना। पौधे की संरचना कैसी है? तो सबसे पहले आपका आता है तना। तना ही मेन है, स्टीम। देखिए, तने पर जो शाखाएं होती हैं, तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं, यानी कि तना ही मेन होता है, जिस पर कि तने पर ही, पौधे के तने पर ही शाखाएं भी होंगी, पत्तियां भी होंगी, फूल भी होंगे और फल भी लगेंगे। जल जो है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो तना जो है किसी भी पौधे या पेड़ का सबसे मुख्य भाग होता है, और इसी तने में जो है वो आपका, इसी तने में आपका जल और खनिज जो है वो आ, पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो ये रहा तना, यानी कि किसी भी पेड़ में तना ही सबसे मुख्य भाग होता है। चलिए, अब आता है आपका दोस्तों अगला पॉइंट, पत्ती। पत्ती क्या होती है? लीफ जिसको बोलते हैं। पत्ती क्या होती है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृत्त यानी कि पिटियोल कहलाता है। क्या कहता है? पर्णवृत्त या पिटियोल
कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे जो हरे भाग होते हैं, तो इसका जो हरा भाग होता है इसको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, फलक। पत्ती की रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। आगे, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास यानी कि वेनेशन कहा जाता है। अगर यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। जैसे कि आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, धनिया का पौधा देखा होगा, गुड़हल का पौधा देखा होगा, तो ये सब आपके क्या क्या है? इनमें पत्तियों के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए, जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प, एक मिनट, इसका हम जो है फोटो के साथ अगर देखेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। हाँ, देखिए, जल की बूंदें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको, हाँ, देखिए, जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती में क्या होता है? मंड यानी कि स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। तो ये चित्र, ये फोटो के माध्यम से आप अच्छे से और समझ पाएंगे। ये सनलाइट जो है, सनलाइट आपका पत्ती पे आ रहा है और जो जल है वो जल देखिए इस पूरे पौधे में कैसे जल जो है पूरा फैल रहा है, जिसमें कि ये आपके सब क्या है? ये जल की बूंदें हैं जो कि देखिए ये आपके वाष्प के द्वारा बन करके निकल रहे हैं। इसमें आपका ये पत्तियों में जो रंध्र है ये आपका स्टोमा होता है और वाष्पोत्सर्जन इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। अब दोस्तों आगे अपना है क्या? अगला पॉइंट है जड़। जड़ किसे कहते हैं? रूट। रूट, देखिए, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। जड़ पौधों को मिट्टी में जमाए रखती है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टैपिकोआ। ये आदि क्या हैं? ये जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। यानी कि इन सब पौधों के कुछ ऐसे भी आपके पौधे होते हैं जिनका कि जड़ ही खाया जाता है। जैसे कि उन जड़ वाले पौधे हैं आपका गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टैपिकोआ। ये क्या है? ये जड़ वाले पौधे हैं, इनका जड़ ही खाया जाता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मूसला जड़ यानी कि टैप रूट। मूसला जड़ किसको कहते हैं? देखिए, कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक, अंदर तक जाता है। जैसे कि चना, चना जो है उसका जड़ बहुत अंदर तक जाता है, मिट्टी में बहुत नीचे तक रहता है। चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों, ये सब क्या है? ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें जो है वो जमीन में बहुत अंदर तक रहती हैं। दूसरा जड़ होता है आपका रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़, जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इस प्रकार की जो यानी कि रेशेदार जो जड़ होते हैं, इस प्रकार की जड़ तने के आधार से निकलती है, यानी कि तने के आधार से इसकी जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं। जैसे कि धान, धान का जो जड़ होता है वह जमीन में चारों तरफ फैल जाता है। गेहूं, मक्का, प्याज, इन सब की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में चारों तरफ फैल जाती हैं। जैसे कि देखिए, इसमें नोट ध्यान में रखिएगा कि यदि पौधे की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी हो, यानी कि जाल के जैसा हो, जाल के जैसा, तो पौधों की
पौधे की जड़ें मूसलाधार होंगी। यदि शिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें क्या होंगी? रेशेदार होंगी। ये पौधों को पहचानने का तरीका है। यानी कि जिस पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास अगर जाल के जैसा दिखाई देता है तो उसकी जड़ें जो है वो क्या होंगी? मूसलाधार होंगी। और जिस पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर दिखाई दे रहा है तो उसकी जड़ें क्या होंगी? रेशेदार होंगी। पुष्प फूल, फूल क्या होते हैं? फ्लावर। देखिए, फूल पौधे के प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। यहाँ पे फोटो में देखिए स्पष्ट होगा आपको। टैपरूट सिस्टम यानी कि मूसला जो जड़ होता है वो कैसा होता है, ये आप देखिए, प्राइमरी रूट जिसको बोलते हैं। और ये फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़ कैसा होता है, ये आप देखिए, ये रेशेदार जड़ है, इसको हम एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। जैसे ये आपका प्याज का जड़ है, प्याज अगर आप देखे होंगे तो प्याज का जड़ ऐसे होता है, लहसुन का जड़ आपका ऐसे होगा। और ये आपका कैसा है? टैप रूट यानी कि मूसला जड़। इसका जड़ देखिए कहाँ तक, ये नीचे तक जा रहा है, ये आपका चारों तरफ फैला हुआ जा रहा है। ये अंतर होता है आपका। चलिए, फूलों के प्रकार। फूलों के प्रकार, फूलों में दोस्तों फूल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक लिंगी पुष्प, जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी कि यूनिसेक्स फ्लावर, एक लिंगी पुष्प क्या होता है? वह पुष्प जिसमें केवल एक पुंकेसर यानी कि पुरुष प्रजनन अंग, एक पुंकेसर का मतलब एक पुरुष प्रजनन अंग या स्त्री केसर यानी कि महिला प्रजनन अंग संरचना होती है, उसको हम एक लिंगी पुष्प यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस, ये सब क्या है? ये इसमें क्या होता है? ये एक लिंगी पुष्प है, यानी कि इसमें केवल एक ही पुंकेसर होता है। दूसरा आता है आपका उभयलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है, जैसे कि धतूरा का पौधा हुआ, गुड़हल हुआ, गुलाब हुआ, ट्यूलिप हुआ, सरसों, सूरजमुखी और लिली। तो ये जितने भी आपके पौधे हैं ये क्या है? ये उभयलिंगी फ्लावर हैं, उभयलिंगी पुष्प हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। इसमें नर और मादा की प्रजनन अंग संरचना बनी होती है। चलिए, अब आता है आपका अगला भाग, फूलों के भाग। फूलों के भाग में क्या आता है आपका? बाह्य दल जिसको सेपल्स कहते हैं, पंखुड़ी, पेटल्स, पुंकेसर, स्टिमेंस, स्त्री केसर, पिस्टिल और पराग यानी कि पोलन। ये सब क्या है? ये पौधे के भाग के नाम होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है अपना फूलों के प्रकार यानी कि फूलों के वर्गीकरण। फूलों में दोस्तों आपके पहला आता है पेड़ों पर लगने वाले फूल। तो पेड़ों पे कौन कौन से फूल लगते हैं? गुलमोहर, कदम, ये दो क्या है? पेड़ों पर लगने वाले फूल हैं। दूसरा आता है आपका झाड़ियों पर लगने वाले फूल। तो जो झाड़ियों पे फूल लगते हैं वो, जैसे गुलाब का फूल क्या होता है? झाड़ियों पे लगता है। गुड़हल का फूल क्या होता है? वो आपका झाड़ियों पे लगता है। तीसरा आता है बेल पर लगने वाले फूल, जैसे कि चंपा का फूल हुआ, रात रानी का फूल हुआ, ये किस पे लगता है? ये बेल पर लगता है। अगला है आपका सिर्फ रात में लगने वाले, जैसे कि रात की रानी जो फूल है केवल रात में ही लगती है, चमेली का फूल रात में लगता है। अगला है पानी के पौधों पर लगने वाले फूल, जैसे कि कमल का फूल, केवल पानी के पौधे पर ही कमल का फूल लगता है। कुमुदनी का फूल, ये क्या है? वाटर लिली, ये सब क्या है? ये पानी के पौधे, पानी में ये फूल उगते हैं। अगला है जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का फ्लावर, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं। सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल दिन में खिलेगा, जब तक सूरज जब तक जलेगा तब तक सूरजमुखी का फूल खिलता है, और जैसे ही रात होता है तो फूल वो मुरझा जाता है। अगला फूल आपकी कि आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल, जैसे कि गुलाब का फूल का सुगंध से बता सकते हैं कि आप ये गुलाब का फूल, उसकी महक से। चमेली का फूल, गेंदा का फूल, ये महक से बता सकते हैं कि कौन सा फूल है। अगला है जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे फूल होते हैं जो किसी खास महीने में ही पैदा होते हैं, जैसे कि रजनीगंधा हुआ,
रजनीगंधा और मोगरा, ये सब क्या है, ये अपने ही इनका एक खास महीना होता है, उसी महीने में ये पौधे फूल उगते हैं। अगला है आपका जो साल भर खिलने वाले फूल होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, ये 12 महीना ये फूल खिलने वाले फूल होते हैं। अगला है कि ऐसे पेड़ पौधे जिन पर फूल कभी नहीं आते, जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिस पर कि फूल कभी उगता ही नहीं है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिस पौधे पर फूल कभी भी उगते ही नहीं हैं। अगला है दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल, जैसे गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल। गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल ये दवाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनके रस का। अगला है जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गुलदाउदी, जीनिया और गेंदा। इन 3 फूलों से कलर यानी कि रंग भी बनाए जाते हैं। फूल तो आपने गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, गेंदा का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल, तुलसी का फूल, ये सब आपने देखा होगा। गुड़हल का फूल, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, चंपा, ये सब फूल आप जो है देखे होंगे। तुलसी का फूल, रात की रानी, चमेली, तुलसी, रात की रानी, गुलदाउदी, ये सारे फूल जो है आप लोग देखे होंगे। चलिए अब आपका अगला आता है पॉइंट, जली पौधे और वर्षा वन, यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स एंड रेन फॉरेस्ट। जली पौधा किसको कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट। जली पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। कैसा होता है? लंबा, हल्का और खोखला होता है जली पौधों का तना। ऐसे तने के कारण पौधा पानी में आसानी से तैर लेता है। जली पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। जली पौधों की जो जड़ें होती हैं वह आकार में बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि कमल का फूल, जलकुंभी का फूल, ये सब क्या है? ये जली पौधे हैं, पानी में होने वाले पौधे हैं। इनकी जो तना होता है, उनका तना जो है लंबा होगा, खोखला होगा और बहुत हल्का होगा, जिस वजह से ये पौधे जो है वो पानी में आसानी से तैरते रहते हैं पौधे। अगला आता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र में, ऐसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। जैसे कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी क्या हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। पश्चिमी घाट, नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्या है? ये सब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र होने के कारण इन वनों में जो है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपका इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी शब्द जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो यानी कि लिविंग यानी कि जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्पेसीज यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1985 में डब्ल्यू.जी. रोजेन, सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। और जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम, याद रखिएगा इसको। अब दोस्तों आता है आपका भारत के
10 जैविक भौगोलिक क्षेत्र, जिसको भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा मरुस्थल, चौथा पश्चिमी घाट, पांचवा अर्ध शुष्क क्षेत्र, छठवां दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आठवां गंगा का मैदान, नौवां द्वीपीय क्षेत्र और 10वां है आपका तटीय क्षेत्र। तो टोटल 10 भागों में भारत को बांटा गया है, यानी कि भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देखिए वर्तमान में विश्व में लगभग 36 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर है। इन 36 हॉटस्पॉट में से 4 जो है वो आपके भारत में स्थित हैं हॉटस्पॉट, यानी कि 4 भारत में है और बाकी 32 जो है वो अन्य देशों में है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट को अगर हम देखेंगे, हॉटस्पॉट और उनके महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसमें जो है आपका विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट में आपका आएगा अटलांटिक वन, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। तो ये सब क्या है, ये हॉटस्पॉट के प्रमुख बिंदु हैं। श्रीलंका इंडो बर्मा है। अब आते हैं दोस्तों आपके भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट में आपका आता है पहला इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा हिमालयी क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा सूडालैंड। ये 4 भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर देखेंगे, जैसे कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका है सिकुआ। सिकुआ जो वृक्ष है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है। विलुप्त प्रजाति यानी कि विलुप्त प्रजाति किसे कहेंगे? विलुप्त प्रजाति कहता है कि जो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखा नहीं गया है, उसको हम विलुप्त मान लेते हैं, यानी कि ये खत्म हो गया है, ये जाति मिट चुकी है धरती से। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी कि भारत में शांत घाटी जैसे कि साइलेंट वैली। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जैसे कि शांत घाटी कहाँ पड़ता है आपका? केरल में पड़ता है। तो वो क्या है? सबसे ज्यादा जैव विविधता आपका शांत घाटी भारत में केरल में साइलेंट वैली में पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी दोस्तों आपका उत्तराखंड उत्तरांचल में पाया जाता है। अगला पॉइंट है वेटलैंड दिवस। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? तो नम भूमि यानी कि वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है, यानी कि नम भूमियों के संरक्षण से संबंधित है आपका रामसर सम्मेलन, जो कि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहां पर है? ये गुजरात में है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में है। अगला दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट एक बार मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी ग्रीन वाले हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के सहित जम्मू कश्मीर जो है ये सब, तो ये सारे जो राज्य हैं ये आपके क्या हैं? हिमालयी क्षेत्र हैं। क्या हैं? हिमालयी क्षेत्र हैं। इंडो बर्मा, ये जो इतने आपके पीले वाले हैं ना, पीले वाले, ये
ये पीले वाले आपके क्या हैं, इंडो बर्मा के क्षेत्र हैं। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट वाले जो क्षेत्र हैं वो आपके यहाँ, जितने आपके ये केरला महाराष्ट्र से संबंधित होंगे, तिरुवनंतपुरम से संबंधित, ये सारे जो है ये आपके वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट हैं। और सूडालैंड कहाँ है, तो ये सूडालैंड है आपका, ये वाला भाग सूडालैंड, यानी कि लक्षद्वीप जो आपका आता है, अंडमान निकोबार, तो ये आपका आता है सूडालैंड। तो ये 4 जो है भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, 4 भारत के जो है वो प्रमुख हॉटस्पॉट स्थल हैं, जो कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला, बीज क्या है, सीड्स किसे कहेंगे। जैसे कि आप धान का बीज, गेहूं का बीज, मक्के का बीज, ये सब देखे होंगे। देखिए, बीजों को प्राचीन समय में बीजों को सूखी लौकी में रख करके उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। देखिए, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख करके उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था और नीम की पत्तियां जो है इनकी कीड़ों से रक्षा करती थी, इनको बचाती थी। तो उस समय बीज को ऐसे सुरक्षित रखा जाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, कपड़ों में चिपक कर और पानी के जरिए भी बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। सही बात है। अगला पॉइंट है सोयाबीन की फलियां। सोयाबीन की फलियां पक कर फटती है। कैसे? सोयाबीन की फलियां जो होती हैं वो पक कर फट जाती हैं और उसमें से बीज जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अगला पॉइंट है काली मिर्च, सौंफ, गेहूं, ये सब क्या हैं आदि, ये सब क्या हैं, बीज होते हैं। अगला पॉइंट है देखिए नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में क्या होता है, इन सब में बीज होता है। अगला पॉइंट है देखिए मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, गोबर की ये खासियत है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा बीजों के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों बीजों का अंकुरण, स्प्राउटिंग। बीजों का अंकुरण कैसे होता है? एक चीज बीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बीजों का अंकुरण जो है वो कैसे होगा, आपने घरों में देखा होगा अपने। देखिए, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज अंकुरित नहीं होते तो कारण क्या हो सकता था? बीज आपका क्षतिग्रस्त हो सकता था, बीज बीच में से टूट गए थे, या बीज में कीड़े लग चुके थे। चावल, गेहूं, ओट्स, ये सब क्या हैं, अनाज हैं और इनका प्रवर्धन जो है वो बीजों के द्वारा ही होता है। तो आपने देखा कि देखिए अगर किसी भी बीज को जल्दी ग्रो कराना है तो उसको भीगे कपड़े में बांध देंगे तो बहुत जल्दी वो बीज ग्रो कर जाएगा, बजाय कि आप किसी बीज को पानी में डाल दें, क्योंकि कपड़े में बीज को सांस लेने में भी मौका मिलेगा और नमी बनी रहेगी तो बीज बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। अब दोस्तों आगे अंकुरण और बिना बीज वाले पौधे। अंकुरण और बिना बीज वाले पौधे, बीजों का अंकुरण कैसे होगा? सीड जर्मिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश हर बीज के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ के लिए है। बिना बीजों के उगने वाले पौधे, बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन कौन से हैं? चलिए ध्यान से एक बार देख लीजिए कि बिना बीजों के कौन कौन से पौधे उगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एलोवेरा, एलोवेरा जो है, एलोवेरा स्नेक प्लांट पत्तियों की कटिंग से होता है। कैसे होता है?
एलोवेरा यानी कि एलोवेरा के पौधे को पत्तियों की कटिंग से उगाया जाता है। एलोवेरा का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियों की कटिंग से एलोवेरा को उगाया जाता है। मनी प्लांट, मनी प्लांट के पौधे को स्टेम की कटिंग से, किससे? स्टेम की कटिंग से, यानी कि तने की कटिंग से मनी प्लांट को उगाया जाता है, इसका बीज नहीं होता है। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा पौधे को पत्तियों की कलम से उगाया जाता है। कैसे? पत्तियों की जो कलम होती है उससे पत्थर चट्टा पौधा उगता है। अगला है पाइनस और फर्न। पाइनस और फर्न जो होते हैं, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केल्स, स्पोर्स और कटिंग से भी लगाया जा सकता है। यानी कि पाइनस और फर्न के पौधे को बीज से भी पैदा कर सकते हैं और कटिंग से भी, स्केल से भी उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है आलू का पौधा। आलू बिना बीज के ही उगता है। आलू क्या है? एक तना होता है और इस तने से ही आलू को उगाया जाता है। गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा जो होता है, इस पौधे को भी, गुलाब के पौधे को भी तने से ही उगाया जाता है, इसका बीज नहीं होता है। यानी कि आप अगर एक तना तोड़ के लाएंगे गुलाब का और उसको मिट्टी में डाल देंगे तो वहां पे भी गुलाब का पौधा उग जाएगा। गन्ना, गन्ना भी एक तना होता है और इसे भी तने के द्वारा ही उगाया जाता है, गन्ने के पौधे को। केले का पौधा, केले का पौधा जो है वो, केले का पौधा भी बिना बीज के ही उगता है और इसे क्या कहते हैं? इसे इसकी पतली जड़ों के द्वारा केले के पौधे को उगाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे थे जो कि बिना बीज के पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। चलिए, बिना बीज वाले पौधे आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे कि पौधे के खाने योग्य भाग और उनका परागण। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, कौन कौन से भाग? जैसे कि जड़, जड़ में रूट यानी कि मूली जो है, क्या है? मूली का जड़ हम खाते हैं। गाजर, चुकंदर, टैपिकोवा और शकरकंदी, ये सब क्या है? इन सब पौधे ऐसे होते हैं जिनकी की जड़ों को ही खाया जाता है। दूसरा है आपका तना। ये सब पौधे ऐसे हैं जिनका तना खाया जाता है, जैसे कि आलू का तना खाया जाता है, प्याज का तना खाया जाता है, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल, डंठल। तो ये सब क्या है? इनके तने को ही खाया जाता है, इनका तना ही मेन होता है। तीसरा आता है आपका पत्ती यानी कि लीफ, जैसे कि धनिया की पत्ती को ही खाया जाता है, पत्ता गोभी के पत्ते को खाया जाता है, अरबी को, पालक का पालक पत्ता खाया जाता है, कड़ी का कड़ी पत्ता खाया जाता है। तो ये पत्तियां होती हैं जिनको हम खाते हैं। अब आता है चौथा, बीज, यानी कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी केवल बीज को ही खाया जाता है, जैसे कि चना का बीज, चना अपने आप में बीज भी है और चना को खाते भी हैं। बाजरा भी क्या है? बीज है। सरसों भी क्या है? बीज है। गेहूं, धान, हरी मटर सब क्या है? ये बीज है। तो इन बीजों को ही खाया जाता है। अगला है फूल, यानी कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके कि केवल फूल को ही खाया जाता है, जैसे कि सहजन का फूल, केला का फूल, कचनार का फूल, ये सब क्या है? इनके फूलों को ही खाया जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, परागण यानी कि पॉलिनेशन। परागण क्या होता है? पॉलिनेशन, परागण क्या होता है? देखिए, परागकोश एंथर से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पराग का स्थानांतरण होता है। एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक का पराग यानी कि पोलेन का स्थानांतरण है, जो बाद में क्या होता है? निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो कि किसी वाहक जैसे कि वायु, जल और पशुओं के द्वारा संपन्न होता है। इसको हम क्या कहते हैं? परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण, स्वपरागण क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही फूल के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पाए जाते हैं और ये द्विलिंगी पुष्पों में होते हैं। यानी कि जब एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। नॉर्मली स्वपरागण जो होते हैं वो आपके द्विलिंगी पुष्प में यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में होते हैं। पर परागण किसे कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण दोस्तों कहा जाता है कि जब एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, अर्थात
जब एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहा है। अब पर परागण के पौधे जैसे क्या हैं, कौन कौन से हैं? वायु, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघे, जंतु, ये सब क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन वाले फूल हैं। परागण की कमी से नुकसान क्या होता है? परागण की कमी से नुकसान क्या होता है? परागण की कमी से पौधों में फूल का झड़ना, फलों का सही समय पर न पकना, फलों का पकने से पहले ही झड़ जाना, फलों में मिठास की कमी, ये सभी समस्याएं जो है परागण की कमी से पौधों में होती हैं। तो ये सब क्या है? परागण की कमी से उनके नुकसान होती है। पर परागण के जो है वो पर परागण जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मैंने बताया आपको कि वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, घोंघा के द्वारा होता है पर परागण। चलिए अब आता है दोस्तों आपका अगला पॉइंट, जंतु परागण। जंतु परागण यानी कि जूफिली। जंतु परागण क्या होता है? प्राणियों के द्वारा परागण। विशिष्ट परागण पहला आता है आपका स्पेसिफिक पॉलिनेशन। प्राणियों यानी कि एनिमल्स के द्वारा पौधों का परागण करने को हम जंतु परागण कहते हैं। प्राणियों में से कुछ फूलों से फल या मधु संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूलों के पराग कणों को अपने शरीर पर लेकर दूसरे फूलों पर छोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। अब जैसे आपका आता है चिरोपेट्रोफिली यानी चमगादड़ों के द्वारा, यानी कि ये बर्ड्स के द्वारा आपका प्राणियों में से चमगादड़ से होने वाला परागण, प्राणियों में से चमगादड़ से होने वाला परागण को हम चिरोपेट्रोफिली कहते हैं, जो कि चमगादड़ों के द्वारा होता है। अब पक्षी से होने वाला परागण को हम क्या कहते हैं? पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली, यानी कि पक्षियों द्वारा, जैसे कि हमिंग बर्ड और सनबर्ड, ये क्या है? ये परागण करते हैं। ये चमगादड़ों के द्वारा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और बड़े सुगंधित फूलों में, ये आपका चमगादड़ों के द्वारा ये चीजें परागण की जाती हैं। अब आता है दोस्तों आपका घोंघा। जैसे कि घोंघों से होने वाले परागण को हम कहते हैं मेलकोफिली। ये नमी वाले आवासों में ये परागण होता है। अगला है आपका इंटोमेफिली यानी कीट परागण। कीट परागण किस में होता है? कीटों के द्वारा होता है। इसमें मधुमक्खी, तितली, ये सब क्या है? आपकी आती हैं। तो ये विशिष्ट परागण आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राणियों के द्वारा, एक बार पुनः समझिए, प्राणियों के द्वारा पौधों का परागण करने को जंतु परागण कहते हैं। प्राणियों में से कुछ फूलों से फल या मधु संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूलों के परागकणों को अपने शरीर पर लेकर दूसरे फूलों पर छोड़ देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्राणियों के द्वारा परागण कहते हैं। देखिए परागण के विभिन्न तरीके फोटो में आपको बहुत स्पष्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कीट परागण है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या है? इस फूल में से जो है उस चीज को ये मधुमक्खी जो है वो चुन रही है। यहाँ पक्षी परागण यानी कि बर्ड्स पॉलिनेशन, ये फूल में से पक्षी जो है वो चुन रही है। यहाँ चमगादड़ परागण यानी कि बैट पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है परागण के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं जंतु परागण। तो जंतु परागण में ऐसे आपका होता है। समझ में आ गया? अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन। पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया या नहीं? आप लोगों को, मुझे लगता है कि आपको सभी को स्पष्ट हो गया होगा, या पुनः एक बार आपको बताने की जरूरत है? चलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए चमगादड़ों के द्वारा पौधों का परागण करने को हम
चिरो चिरोपेट्रोफिली कहते हैं। देखिए, चमगादड़ कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोशों को लेकर के, विशेष करके ये जो होता है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वे फूलों के मधु को और पराग का सेवन करते हैं, जो कि सामान्यतः बड़े सफ़ेद या हल्के रंग के सुगंधित होते हैं और रात में खिलते हैं। पक्षी परागण, जैसा कि मैंने आपको बताया, पक्षियों के द्वारा पौधों का परागण करने को हम ऑर्निथोफिली यानी कि पक्षी परागण कहते हैं। और यह जो है आपका एक तरीके से ये पक्षी और प्रेम को दर्शाता है, जो फूलों के प्रति पक्षियों के आकर्षण को दिखाता है। पक्षी कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश होते हैं, विशेष करके उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो पुष्पों का परागण करने वाले पक्षियों में आपके कौन कौन आता है? हमिंग बर्ड आता है और सनबर्ड आता है। अब आता है आपका मैल्कोफिली, घोंघा। तो घोंघों के द्वारा पौधों का परागण करने को मैल्कोफिली कहते हैं। घोंघे कुछ पौधों के दुर्लभ परागकोश होते हैं, विशेष करके जो नमी वाले आवासों में होते हैं। वे फूलों के मधु और कभी-कभी पराग का सेवन करते हैं। फूलों का परागण करने वाले घोंघे में स्थलीय घोंघे और स्लग्स जो है वो शामिल होते हैं, नमी वाले आवासों में होते हैं। इंटोमेफिली कीट परागण क्या होता है? कीटों के द्वारा पौधों का परागण करने को हम इंटोमेफिली कहते हैं। जैसे कि पुष्पों का परागण करने वाले कीटों में कौन कौन आता है? मधुमक्खी, ततैया, तितली, कीट, मक्खी, चींटी, ये सब क्या है? कीट परागण है। तो फोटो में आपको और स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे ये मधुमक्खी परागण कर रही है, ये पक्षी कैसे परागण कर रही है, चमगादड़ कैसे परागण कर रहा है। अब आइए बढ़ते हैं पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडॉप्शन इन प्लांट। पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, पहला है आपका जलोदभिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है? देखिए, बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर होता है, विशेषता पतले और कोमल, जैसे कि कमल, सिंघाड़ा, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। देखिए, जलोदभिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं और ये पौधे पूरी तरीके से, या इनकी जड़ें जो होती हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो प्रकंद यानी कि जल में पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं। और जल में डूबे रहने और हल्के प्रकाश के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं, जैसे कि आपका कमल का पौधा हुआ, सिंघाड़ा हुआ, हाइड्रिला हुआ, कुमुदनी हुआ, ये सब आपके क्या हैं? जलोदभिद पौधे हैं। समझ में आ गया? अब चलिए बढ़ते हैं, अगला पौधा है आपका, अगला पार्ट है समोद्भिद यानी कि मीजोफाइट्स। ये पौधे सामान्य स्थानों पर यानी कि न ज्यादा सूखा और न ज्यादा गीला होते हैं, जैसे कि पीपल, नारियल, आम, गन्ना और शीशम। समझिएगा, देखिए, समोद्भिद पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं, जहाँ की मिट्टी न तो बहुत ज्यादा सूखी हो और न बहुत ज्यादा नमी वाली हो। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि वन हो गया, जंगल हो गया, बाग बगीचे हो गया, खेत हो गया, इसमें ये उगने वाले सभी पौधे सामान्य पेड़ पौधे होते हैं। इसको बोलते हैं समोद्भिद यानी कि मीजोफाइट्स, जैसे कि पीपल, नारियल, आम, गन्ना, शीशम, ये सब क्या है? ये सामान्य स्थानों पर, न बहुत ज्यादा सूखा हो न बहुत ज्यादा नमी हो, ऐसे जगहों पे ये पौधे उगते हैं। तो ये क्या है? मीजोफाइट्स यानी कि समोद्भिद पौधों के उदाहरण है। तीसरा आपका मरुद्भिद यानी कि ज़ेरोफाइट्स। मरुद्भिद, देखिए, इसमें क्या होता है? मरुस्थलीय पौधे होते हैं और पानी की कमी वाले स्थान पर ये पौधा होते हैं, जैसे कि नागफनी के पौधा, कैक्टस और कसनी। ध्यान दीजिएगा, मरुद्भिद पौधों को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं, जहाँ की मिट्टी में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कि मरुस्थल आदि ऐसे स्थानों पर ये पौधे उगते हैं। मरुद्भिद पौधों के बारे में अगर देखेंगे तो नागफनी का पौधा,
सहारन का पौधा जिसको कैक्टस बोलते हैं, और कसनी का पौधा, सपेक्ष का पौधा, ये सब क्या है, ये सब पौधे जो हैं आपके रेगिस्तान में होते हैं, यानी कि मरुस्थलीय पौधों में होते हैं। अब आपका चौथा आता है लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद और सिंचाई। लवणोद्भिद हेलोफाइट्स क्या है, यानी कि लवणी यानी कि खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव, समुद्री और लेवेंडर। देखिए, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, वो लवणी यानी कि खारी मिट्टी कहलाती है। और ऐसी मिट्टी में उगने वाले पौधों को हम लवणोद्भिद पौधे कहते हैं, यानी कि हेलोफाइट्स पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा यानी मिट्टी से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। लवणोद्भिद पौधों के में जैसे कि मैंग्रोव की जो लवणें हैं, पौधे हैं, समुद्री लेवेंडर है, सुनहला है, ये सब क्या है, ये आपके खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आपका सिंचाई। सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई क्या होता है? इरिगेशन। सिंचाई दोस्तों पौधों को जल देने की प्रक्रिया। पौधों में लगभग 80% भाग पानी होता है। जड़ें खनिजों को भी जल के साथ ही सोखती हैं। पौधों की जो वृद्धि और विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पौधों की जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पौधों की जल की आवश्यकता पड़ती है, देखिए, हरे पौधे में उनके कुल वजन का 80% भाग क्या होता है? पानी होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। पौधों की सभी जो दैहिक क्रियाएं हैं वो जल की सहायता से ही होती है, और जड़ें जो होती हैं वो पोषक तत्व अपनी मिट्टी से लेती है। उसे पत्तियों तक भेजना जो है वो जल की उपस्थिति में ही होता है। अब आइए समझते हैं सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, इरिगेशन मेथड। पहला है आपका जल प्लवन विधि यानी कि प्रवाह विधि। इस विधि में खेत में पानी भर करके हम इस विधि को करते हैं, जैसे कि धान में। इस विधि में यानी कि जल प्लवन विधि में खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने के लिए हम पानी चलाते हैं। दूसरा है क्यारी विधि यानी कि बरहा विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में खेत में जो है छोटी छोटी क्यारियां और बरहे बना दिया जाता है। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई आसानी से हो सके, यानी कि छोटी छोटी क्यारियां बना करके हम पटाते हैं खेत को। तीसरा है कूड़ विधि यानी कि फोरो, जैसे कि मेड़ों और नालियों में, जैसे गन्ना और आलू। तो कूड़ विधि जो है यह सिंचाई की सबसे ज्यादा फेमस विधि है। फसलों की दो लाइनों के बीच में पतली नाली बना दी जाती है, जिन्हें कूड़ कहते हैं, जैसे कि गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि जो क्या है, ये मेड़ों पर बोई जाने वाली फसल है, और इसमें जो है कूड़ विधि के द्वारा ही खेतों में पानी चलाया जाता है, पटाया जाता है। चौथा है आपका थाला विधि यानी कि रिंग बेसिन। थाला विधि में क्या होता है, पेड़ों के चारों तरफ गोल थाला बना करके, जैसे कि इसमें छोटे छोटे गोलाकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं, और जल जो है उन्हीं थालों में दिया जाता है। नॉर्मली यह विधि जो है पेड़ों को पटाने के लिए, पेड़ों की सिंचाई करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि जायद की फसलों के बारे में अगर बात करेंगे तो खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई, इन सब की सिंचाई के लिए जो है वो आपका थाला विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला विधि है छिड़काव विधि यानी कि स्प्रिंकल, फव्वारे की तरह, जैसे कि असमतल भूमि के लिए। छिड़काव विधि में क्या होता है कि फुलवारियों में पानी छिड़क करके सिंचाई की जाती है। जैसे कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, वहां भूमि समतल नहीं है, तो वहां पर जो है छिड़काव यानी कि पानी को फव्वारे की तरह छींट करके खेतों को पटाने के, यानी कि पौधों को पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। अगला है ड्रिप या टपक सिंचाई, यानी बूंद बूंद करके पानी देना, यानी कि पानी की बचत करना या पाइपलाइन के द्वारा पटाना।
टपक विधि का प्रयोग करते हैं पानी को बचाने के लिए, यानी कि जहाँ पौधे को ज़रूरत है उतना ही एक-एक बूँद पानी हम वहाँ पे टपक-टपक के गिराएँगे। और इस विधि में क्या होता है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पानी का नुकसान नहीं होता है। पानी का नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होगा। और इस विधि में जो है वो पीवीसी की जो पाइपलाइन है, वह पाइपलाइन जो है वो खेतों में, यानी पाइप के द्वारा खेतों में पानी जाता है। पतली-पतली पाइपें होती हैं, जो कि टपक विधि की वजह से केवल पानी जो है केवल उन पौधों पे ही टपक-टपक के पड़ता है। तो पानी का नुकसान बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये ड्रिप या टपक विधि होती है। कुछ पौधे दोस्तों आपको जानने ज़रूरी हैं, जैसे कि स्पेशल प्लांट क्या हैं? स्पेशल प्लांट दोस्तों, स्पेशल प्लांट जिनके बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में, जैसे पहला है आपका निपेथियंस का पौधा। निपेथियंस का पौधा क्या है? निपेथियंस का पौधा जो है वो आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा जो होता है वो कीड़े-मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है, जैसे कि चूहों, मेढक का शिकार करता है यह पौधा। दिखने में है पेड़-पौधा लेकिन खाता है जानवर। अगला पॉइंट है कि इसका जो आकार होता है, लंबे घड़े जैसा होता है। लंबा जो आपने घड़ा देखा है ना, घड़ा, जैसे कि अगर ऐसे घड़ा बनता है ना घड़ा, तो ये घड़े के जैसा इसका पूरा मुँह ऐसे खुला रहेगा। यह पौधा जो है लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है और इसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होगा, पत्तियों का ढक्कन लगा होगा और ये ढक्कन फट से खुलेगा, इसमें अंदर जो है वो अपने चीज़ों को मेढक को, चूहों को ले लेगा और फट से अंदर अपना ये निगल जाएगा। ऐसे होता है। इसमें से खुशबू भी निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े उसके अंदर फँस जाते हैं। निपेथियंस का पौधा जो होता है वो घटपर्णी पौधा होता है। जैसे कि यह जो है कीड़ों को खाने वाले, इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। निपेथियंस का पौधा जो होता है ना, वो कीटभक्षी पौधा होता है, यानी कीड़ों को खाने वाला पौधा होता है। जैसे कि ड्रोसेरा, ये भी कीटभक्षी पौधा है। डायोनिया, यूट्रिकेलेरिया, ये सब क्या हैं? संड्यूज, सेरोसेनिया, ये सब क्या हैं? ये सभी पौधे जो क्या हैं आपके? पौधे कैसे हैं ये सब? ये सब के सब पौधे जो हैं वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला पौधा है आपका क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधा क्या होता है? क्रोटोन के जो पौधे होते हैं ना, यह क्रोटोन के पौधे जमीन की दशा का सिग्नल देते हैं। इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। जब मिट्टी सूखती है, पत्तियां मुरझाने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि सिंचाई की जरूरत है। देखिए, क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं कि क्रोटोन पौधों की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे कि मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह क्या है? एक प्रकार का सिग्नल देता है। तो ये क्या है? क्रोटोन प्लांट होता है। अब दोस्तों अगला पौधा है आपका रेगिस्तानी ओक, यानी कि डिजर्ट ओक। रेगिस्तानी ओक जो पौधा है यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक और बरगद। रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां जो है बहुत कम पत्तियां होती हैं इस पे, रेगिस्तानी ओक के पौधे पे। इनकी जो जड़ें हैं वो लगभग 250 से 300 फीट तक गहरी होती हैं, यानी कि जब तक पानी न मिल जाए तब तक उसकी जड़ें जो है जमीन में अंदर जाती रहती हैं। तो ये जो है लगभग 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं पानी की तलाश में। इनकी जड़ें किसकी? रेगिस्तानी ओक की। पानी तने में जमा होता है और पानी की कमी होने पर स्थानीय लोग तने में पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं। जब कभी भी ऐसे इलाकों में, रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो इसके तने के अंदर, यानी कि रेगिस्तानी ओक जो पौधा है इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकालते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है ना, ये रेगिस्तानी ओक का, वह 250 से 300 फीट अंदर तक जाता है केवल पानी की तलाश में, तब जाके ये पौधा जीवित रहता है, रेगिस्तानी ओक।
चलिए, अब आपका अगला पॉइंट आता है बरगद का पेड़ यानी कि बनियान का पेड़। बरगद के पेड़ की लटकन जो उसकी होती है उसकी जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ में इसकी जड़ें जो है वो इसकी लटकन होती है यानी कि स्टिल रूट्स, जो टहनियों से निकलकर जमीन में जाती हैं और पेड़ को खंभों की तरह सहारा देती हैं। समझ में आया? देखिए, बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है वो उसकी जड़ होती है और ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है और यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्जियां क्या होती हैं दोस्तों? वेजिटेबल्स क्या होते हैं? अधिकतर सब्जियां फूल होती हैं, कुछ फल होते हैं जैसे कि लोहा, आयरन, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। देखिए, अधिकतर सब्जियां जो है वो पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं जैसे कि लोहा, आयरन जो होता है वो गुड़ से मिलता है यानी मिट्ठा से मिलता है, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि गोभी और मटर, ये कहाँ से आता है? यूरोप से आता है, नॉर्मली यूरोप से ही आता है। कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है। सोयाबीन कहाँ से आता है? चीन से आता है। सब्जियों का दोस्तों वर्गीकरण देख लेते हैं। बाकी आपकी हरी मिर्च कहाँ से आता है? हरी मिर्च, टमाटर और आलू, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहाँ से आता है? तो ये मेन सब्जी है, तो ये आता है आपका साउथ अमेरिका से। कहाँ से? साउथ अमेरिका से आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों का वर्गीकरण, यहाँ सब्जियों के भागों का वर्गीकरण जो है हम दोहराएंगे। जल्दी खराब होने वाली फल सब्जियां, जैसे कि आपका जल्दी खराब होने वाली सब्जियों में आपका क्या क्या आता है? पालक, केला। जल्दी खराब होने में पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये जल्दी खराब होने वाले सब्जियां हैं। क्या हैं? जल्दी खराब होने वाली सब्जियां होती हैं। और कुछ दिनों में खराब होने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? चलिए, कुछ दिनों में खराब होने वाली सब्जियों में आता है आपका लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये सब क्या है? ये कुछ दिन तक चलने वाले हैं, कुछ दिनों बाद जाके खराब हो, लेकिन तुरंत खराब होने वाले में आपका पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन, ये सब क्या है? जल्दी समाप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जानना जरूरी है आपके प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए, खरपतवार क्या है? खरपतवार यानी कि बिना बोए उगने वाले पौधे, इन्हें हटाना जरूरी है वरना ये खाद पानी सब सोख लेते हैं। कुछ पौधे बिना बीज के ही उगते हैं जैसे कि गुलाब, गन्ना, केला, ये सब क्या है? बिना बीज के ही पैदा होता है। छोटे पौधों की जड़ें दो से 10 इंच गहरी होती हैं। बड़े पौधों की जो है 10 फीट से ज्यादा होती हैं इनकी जड़ें। मुरझाए पौधों को पानी देने से पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं। पानी और खनिज मिलने से पत्तियां जो है वो जीवित हो जाती हैं। देखिए, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं और जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे हम टीन बीज बोलते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं और इन्हें निकालना जरूरी होता है क्योंकि ये अगर इसको नहीं निकालेंगे तो सारा खाद पानी जो है यही सूख लेगा और फसलें जो है वो कम होंगी। बाकी कुछ पौधे बिना बीज के ही होते हैं, जैसे कि मैं बताया आपको, गुलाब है, गन्ना है, केला है, बिना बीज के ही होता है। छोटे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो आपके 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। बड़े पौधों की जड़ें जमीन में लगभग 10 फीट से ज्यादा गहराई तक जाती हैं। मुरझाए हुए कुछ पौधे होते हैं तो उनको अगर पानी दिया जाता है तो उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि जमीन से मिलने वाले जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी के सहारे ही पत्तियों और पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। तो पत्तियां क्या होती हैं? फिर दोबारा हरी हो जाती हैं। अब चलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या है?
देखिए पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? खादों की फैक्ट्रियां होती हैं। जैसे क्लोरोफिल हरा वर्णक सूर्य की ऊर्जा संग्रहित करता है, जैसे कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सूर्य का प्रकाश बराबर भोजन यानी कि मंड स्टार्च। इसको हम यहाँ फोटो में आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है कैसे आ रहा है इन पौधों पर, तो ये पौधे जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यहाँ देखिए मंड शर्करा कैसे बन रहा है इस पत्ती में, शुगर फूड। क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों में कैसे बनता है, क्लोरोफिल। इनकी जो जड़ें हैं वो पानी को कैसे लेते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा समझिए आप। देखिए पत्तियां जो होती है ना वो पौधों की एक तरीके से खाद की फैक्ट्री कही जाती है, क्योंकि जल और खनिज जो है वो उनकी वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हैं। ये जो वाहिकाएं यानी कि जो नलियां होती हैं, ये जो वाहिकाएं होती हैं ये नली के समान होती हैं, जैसे कि जड़, तना, शाखा और पत्ती तक ये पूरा फैला होता है। पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, हरे वर्णक को। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण यानी कि फूड सिंथेसिस के रूप में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित की जाती है और पौधे में खाद्य के रूप में संचित होती रहती है। तो फोटो में आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। झूम खेती। झूम खेती दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपका सीटेट में आया हुआ है। झूम फार्मिंग। देखिए झूम खेती जो है यह तरीका बिल्कुल अलग होता है खेती करने का। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल के काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा करके जला दिया जाता है और यह राख यानी कि जमीन में खाद का काम करता है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज उसमें छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल, मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल जो है वो आपके सब बोए जाते हैं। फसल के समय भी जो बिना मतलब अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। जैसे कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहाँ होता है, ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे हम एक तरीके से जनजातीय कृषि यानी कि ट्राइबल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो कहाँ होता है आपका, मिजोरम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। और फसल काटने के बाद जमीन को हम कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं। उगे हुए जो बांस जंगल को उखाड़ते नहीं बल्कि गिरा कर जला देते हैं ताकि राख जो है वो खाद का काम करती है। जमीन को यहाँ जोता नहीं जाता है, बस हल्का हिला करके बीज को छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च, सब चावल एक ही साथ बो दिया जाता है। तो यही आपका क्या है, झूम खेती है दोस्तों। कुड़ुक जो आपने पढ़ा होगा, कुड़ुक जनजाति। कुड़ुक जनजाति जो है वो झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है जो कि कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, कुड़ुक भाषा में जंगल को हम क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं, तोरांग। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है अपना जंगल, फॉरेस्ट। जंगल क्या है, देखिए कुड़ुक, मैंने आपको पहले बताया, कुड़ुक झारखंड की एक जनजाति है जो कि इसमें भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल क्या है दोस्तों, देखिए जंगल जो है
जंगल अधिकार कानून सन 2007 में जो लोग 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ की भूमि और उपज पर अधिकार है। उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। तो जंगल अधिकार कानून 2007 में ये कहा गया कि जो लोग 25 सालों से जंगल में एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें यह अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें कोई हटाएगा नहीं। ठीक है। जंगल की जो संरक्षण है वो क्या है, एक ग्राम सभा करती है। और खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल ज्यादातर खत्म होते जा रहे हैं, लगातार घटते हुए जा रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। केंचुओं और ऑर्गेनिक पदार्थों से जमीन उपजाऊ बनती है। एक ही फसल बार बार उगाने और ज्यादा केमिकल से जमीन बंजर हो जाती है। देखिए, कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं और भारत की लगभग 2/3 से ज्यादा जनसंख्या अभी भी कृषि पर ही डिपेंडेंट है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह क्या है? कृषिगत भूमि यानी कि एरेबल लैंड कही जाती है उसको। जड़ें, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केंचुओं के मल से जो है क्या होती है, जमीन उपजाऊ बनती है। एक ही प्रकार की फसल को लगातार बार बार उगाया जाता है तो उससे क्या होता है, जमीन बंजर होने लगता है। चलिए अब दोस्तों आगे अगला पॉइंट, फसलें यानी कि क्रॉप्स क्या होते हैं, फसलें क्या होती हैं। खरीफ की फसलें, यह फसल जो है खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। प्रमुख फसलों में इसमें आता है आपका धान यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास। ये सब क्या है? ये सब खरीफ की मुख्य फसलें हैं। अब बात दूसरा आता है आपका रबी की फसल। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें आपका आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर और बरसीम, ये सब क्या है? ये सभी मुख्य फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। तीसरी फसलें हैं आपकी जायद की फसलें। जायद की फसलें जो होती हैं वह आपके मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं। जैसे कि आपका इसकी प्रमुख फसलें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू और भिंडी, ये सब पौधे जो है मई जून में बोए जाते हैं और जुलाई अगस्त में काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको फसलों के बारे में जानकारी हो गया, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। इन्हीं फसलों के बारे में ज़्यादातर आपके सीटेट में पूछा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, आपका अगला पॉइंट है जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के केवल पानी और पोषक तत्वों से पौधों को उगाने को हम जल संवर्धन कहते हैं। यानी कि जल संवर्धन खेती करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। यानी कि पौधे को पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। इस तकनीक में पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है। इसे हम एक तरीके से जलीय क्रिया भी कहते हैं। प्याज की खेती और खाद। प्याज की खेती कैसे होती है दोस्तों, चलिए समझते हैं। प्याज की खेती के चरण क्या हैं? प्याज की खेती सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करना, इसके बाद बीज बोना, इसके बाद खरपतवार हटाना, इसके बाद प्याज को उखाड़ना और फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण में आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका खाद यानी कि मैनर, फर्टिलाइजर, उर्वरक, खाद और उर्वरक यानी कि मैन्योर और उर्वरक, फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। देखिए, खाद जैविक उर्वरक केमिकल से बेहतर है क्योंकि यह जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल है। मिट्टी में रंध्र यानी कि पोर्स बनाती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है।
खाद पशुओं के मलमूत्र, पौधों के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। जैसे कि खाद मिट्टी को पोषक तत्व देता है, सूक्ष्म जीवों जैसे कि ह्यूमस और संरचना प्रदान करती है, जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उर्वरक जो है क्या है? उर्वरक खाद जैव जो है वो निम्नकरणीय है, फर्टिलाइजर है। खाद से क्या होता है? खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है। खाद यानी कि उर्वरक से महत्वपूर्ण आपका खाद है, यानी कि आप उर्वरक फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करिए, खाद का प्रयोग ज्यादा करिए। ठीक है, सॉरी, आपको खाद का प्रयोग कम करना है, उर्वरक का प्रयोग ज्यादा करना है। उर्वरक का प्रयोग आपको ज्यादा करना है, क्योंकि खाद क्या है? जैविक है, उर्वरक केमिकल से बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फसल त्योहार। फसल त्योहार, फसलों की कटाई से संबंधित कुछ त्योहार होते हैं दोस्तों, जो आपको जानने जरूरी हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाला है, तो ये इन प्रदेशों में मनाया जाने वाला क्या है? एक त्योहार है मकर संक्रांति। बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू आपका असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो कि चावल की फसल जब होती है तो बिहू आपका ये त्योहार मनाया जाता है। तीसरा है बैसाखी। बैसाखी जो है दोस्तों ये आपका हर साल पंजाब में 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। लोहड़ी कब मनाया जाता है? लोहड़ी दोस्तों, लोहड़ी जो है ये पंजाब में फसल काटने के दौरान मनाया जाने वाला क्या है? एक त्योहार है। अगला है ओणम या बीसू। ओणम जो त्योहार है ये आपका केरल में मनाया जाता है। कि कहाँ पे? केरल में। पोंगल। पोंगल जो त्योहार है दोस्तों, पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, पोंगल। अभी फोटो में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और स्पष्ट होगा। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सरहुल जो है, सरहुल ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। वंगाला। वंगाला आपका मेघालय में मनाया जाता है। नबान्न। नबान्न क्या है आपका? ये बंगाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। देखिए, बीन पार्टी के बाजे, यानी कि बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनते हैं, और ढोल। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये ढोल के अलावा बाकी तीनों जो है बाजे ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मेन पॉइंट है ये दोस्तों। फोटो में देख लीजिए, फोटो में आपको और आसानी समझ में आएगा। जो त्योहार मैंने बताया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जैसे कि बिहू। बिहू जो है वो कहाँ है? बिहू जो त्योहार मनाता है वो आपका यहाँ असम में मनाया जाता है। बिहू ये असम में। मकर संक्रांति मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब सारे इलाके में आपको मकर संक्रांति मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा मैंने बताया आपको, गुड़ी पड़वा जो है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। लोहड़ी, मकर संक्रांति मैंने बताया, ये सब आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब जगह मनाया जाता है। पोंगल जो है, पोंगल आपका, पोंगल जो मनाया जाता है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये आपका तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ओणम। ओणम जो मैंने बताया आपको, ओणम ये आपका, ओणम जो त्योहार है ये आपका मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपके नक्शे के हिसाब से मैंने समझाने का प्रयास किया है फोटो के माध्यम से, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से त्योहार कहाँ के हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आपके आगे, पकवान और उनके घरेलू उपाय। कुछ पकवान होते हैं, इसमें आपका आता है ऊंधियू। ऊंधियू क्या है? ऊंधियू जो है ये आपकी गुजरात की एक डिश है, एक खाने की परंपरा है ऊंधियू। इसमें क्या होता है? सर्दियों में ताजी सब्जियों को मसालों के साथ मटके में भर करके सील बंद करके उल्टा रखकर कोयले के अंगारों पर पकाया जाता है, यानी कि ऊंधियू यानी कि उल्टा। इसमें क्या होता है? देखिए, सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं, और कोयले के अंगारों में मटके को
उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू, यानी कि गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा सब्जी। इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही और छाछ के साथ इस ऊंधियू यानी कि इस रोटी को खाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऊंधियू क्या है, तो ऊंधियू क्या है? गुजरात की एक सब्जी है, रोटी है। अब दोस्तों अगला अपना पॉइंट है लिंग हु फेन। लिंग हु फेन क्या है? लिंग हु फेन जो है हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनता है। लिंग हु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जिसे कि हांगकांग में खाया जाता है। दोस्तों घरेलू उपाय कुछ जान लीजिए। फूड प्रिजर्वेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खराब होने से बचाया जा सकता है घरेलू उपाय के माध्यम से। जैसे कि दूध क्या है? दूध को अगर आप उबाल देंगे तो दूध जो है आपका जल्दी खराब नहीं होगा। हरे धनिया को अगर आप गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो हरा धनिया जल्दी आपका खराब नहीं होगा। पके हुए चावल को अगर एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हो तो पका हुआ चावल जो है आपका जल्दी खराब नहीं होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका प्याज और लहसुन जो है ये आपका खुले में रखने से, नमी से बचा करके रखने पर, ये खुले में रखने से प्याज और लहसुन जल्दी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि आपके सीटेट में पेपर फर्स्ट में प्राइमरी लेवल में आपके 1 से 5 तक के जो ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन के जो आपके पूरे चैप्टर हैं एनसीईआरटी बेसिस पर आधारित, उन सभी के पार्ट्स को कवर किया जाए। परंतु एक ही वीडियो में ये सब समाप्त नहीं हो पाएगा, तो आज हमने कोशिश किया है कि इसका पहले पार्ट में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का। नेक्स्ट जस्ट अगले पार्ट में हम इसके बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये पहले पार्ट का वीडियो आपको कैसा लगा? ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।